दोस्तों, मौजूदा दौर में दुनिया की सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा जानी पहचानी बंदूक की बात की जाए तो फिर AK-47 का मुकाबला शायद ही दुनिया की कोई और दूसरी बंदूक कर पाए, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे वो आर्मी के ज़रिए इस्तेमाल किया जाए या फिर बड़े बड़े क्रिमिनल्स के ज़रिए, लेकिन AK-47 का नाम हमेशा ही बुलंदियों पर बना रहता है। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं AU इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम आपको AK-47 की इन्वेंशन से लेकर इसे दुनिया की सबसे ख़तरनाक असॉल्ट राइफल बनने तक के सफ़र की पूरी कहानी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस वर्ल्ड फेमस असॉल्ट राइफल को 1946 से 1948 के दरमियान रशिया के एक माहिर मिलिट्री इंजीनियर मिखाइल क्लेशनिकोव ने बनाया था। दोस्तों, दरअसल ये बात है उस वक्त की जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुआ था। उस वक्त सोवियत यूनियन में जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि सभी लोगों को खुशी थी कि काफ़ी अरसे से चल रही है जंग आखिरकार ख़त्म हो गई है। लेकिन जहां कुछ लोग जश्न मना रहे थे, वहीं कुछ लोगों को आने वाले वक्त की फ़िक्र भी सता रही थी। उस वक्त सोवियत यूनियन गवर्नमेंट ने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि अब कोई भी गैर मुल्की पावर रूस की सरजमीन पर कदम नहीं रख पाएगी, और इस वादे को पूरा करते हुए सोवियत यूनियन ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की रकम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। दरअसल वर्ल्ड वार 2 में न सिर्फ सोवियत यूनियन बल्कि और दूसरे मुल्कों ने भी बोल्ट राइफल की कमियों पर गौर किया था। दोस्तों, उस वक्त रशिया के ज़रिए इस्तेमाल की जाने वाली मोहसिन नागंड बोल्ट राइफल निशाना लगाने में बेहद शानदार थी, लेकिन इसमें कमी ये थी कि एक तो इसका फायर रेट बहुत कम था और दूसरा इसके साथ ज़्यादा गोलियां लेकर चलना भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए सोवियत डिज़ाइनर्स को ये काम दिया गया कि वो एक ऐसी बंदूक बनाएं जिसके अंदर मशीन गन के जैसा फायर रेट हो और राइफल के जैसा परफेक्ट निशाना लगाने की पावर हो। लेकिन दोस्तों, ये कहना जितना आसान था, असल में करना उससे कई ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि कई साल एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद भी डिज़ाइनर इस तरह के हथियार को नहीं बना पा रहे थे। हालांकि आगे चलकर मिखाइल क्लेशनिकोव ने इस डिज़ाइन को तैयार कर लिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि मिखाइल क्लेशनिकोव असल में कौन थे। दोस्तों, दरअसल क्लेशनिकोव ने काफ़ी अरसा साइबेरिया की ज़बरदस्त सर्दी में रहकर गुजारा था, और यहीं से इन्होंने ये चीज़ सीखी थी कि मुश्किल हालात में इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करना कितना मुश्किल होता है। अपनी टीन एज में ही वो एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में साइबेरिया से बाहर निकलकर काम ढूंढने लगे। उन्हें पहला काम एक ट्रैक्टर की फैक्ट्री में मिला, जहां उनके हुनर और अक्लमंदी को देखते हुए उन्हें जंग के दौरान रेड आर्मी की एक यूनिट के साथ जोड़ दिया गया, जहां उनका काम आर्मी की राइफल्स का रख रखाव और उनकी छोटी मोटी खराबियों को चेक करना होता था। 1941 में जब हिटलर ने रशिया पर हमला किया था, तो उसमें क्लेशनिकोव बुरी तरह जख्मी हो गए थे और इन्हें 6 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज कर लिया गया था। तो वहाँ इन्होंने जंग से जख्मी होकर लौटे सिपाहियों को मौजूदा हथियारों में आने वाली परेशानियों और इनकी कमियों के बारे में बात करते हुए सुना था, और यहीं से क्लेशनिकोव के दिमाग में यह आइडिया आया था कि क्यों ना अपने सिपाहियों की मदद करने के लिए वो खुद एक हथियार बनाएं। और चूँकि आर्मी के साथ रहकर क्लेशनिकोव को राइफल्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो गई थी, इसीलिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही उन्होंने एक नई राइफल की डिज़ाइनिंग का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, क्लेशनिकोव ने जो पहला डिज़ाइन तैयार किया था, उसको सोवियत अथॉरिटीज़ ने एक नज़र देखने के बाद ही रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उनकी मेहनत पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई, क्योंकि आर्मी क्लेशनिकोव का काम देखकर काफ़ी खुश हुई, और इस वजह से उन्होंने क्लेशनिकोव को आर्मी के लिए छोटी बंदूकें और उनकी गोलियां डिज़ाइन करने वाली टीम के साथ लगा दिया। यहाँ पर काम करते हुए उन्होंने अपनी AK-47 के डिज़ाइन पर भी काम करना जारी रखा। उन्हें पहली कामयाबी 1944 में मिली, जब वो AK-47 की बुलेट बनाने में कामयाब हुए थे, जिसके कारतूस का साइज़ 7.62 × 39 mm था। इस कारतूस की खासियत ये थी कि ये ना तो इतना भारी था कि इसे चलाने पर तेज़ झटका महसूस हो, और ना ही इतना हल्का कि हवा में मुड़कर निशाने से मिस हो जाए, और साथ ही इसके हल्के वज़न की वजह से सिपाही इसे जंग में ज़्यादा तादाद में भी ले जा सकते थे। इसी दौरान जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो रही थी, तो रशिया के सबसे काबिल वेपन डिज़ाइनर अलेक्सी सुदायेव की बीमार होने की वजह से मौत हो गई, और जिस वक्त उनकी मौत हुई थी, उस वक्त वो एक ऑटोमेटिक राइफल बनाने पर काम कर रहे थे।
1946 में अलेक्सी सुदायेव की मौत हो जाने के बाद सोवियत अथॉरिटीज़ ने एक कंपटीशन करवाने का फैसला किया। इस मुकाबले में सभी वेपन डिज़ाइनर्स को मिलिट्री के लिए एक शानदार वेपन बनाने के लिए कहा गया। दोस्तों, इस मुकाबले में जीत हासिल करने वाले को भारी रकम देने की बात की गई थी। इसीलिए इस कंपटीशन में तकरीबन सभी वेपन डिज़ाइनर्स ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। क्लैशनिकोव भी काफ़ी अरसे से ऐसे ही किसी मौके की तलाश कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया। शुरुआत में जब क्लैशनिकोव ने AK-47 डिज़ाइन करने की कोशिश की थी, तब वो बिल्कुल अकेले थे और उन्हें डिज़ाइनिंग का कोई तजुर्बा ही नहीं था। लेकिन इस बार उनके साथ पूरी टीम इस काम में लगी हुई थी। अब खुद क्लैशनिकोव को भी डिज़ाइनिंग का काफ़ी तजुर्बा हो चुका था। दोस्तों, इस मुकाबले में बहुत ज़्यादा लोग हिस्सा ले चुके थे, तो इसीलिए ये कंपटीशन कई हिस्सों में किया गया। हर हिस्से में पार्टिसिपेंट का डिज़ाइन किया गया वेपन एक ट्रायल से गुजरता और जिस भी डिज़ाइनर का वेपन इस ट्रायल में फेल हो जाता वो कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता। इस तरह दोस्तों, क्लैशनिकोव अपनी AK-47 के साथ मुकाबले के एक के बाद एक ट्रायल में आगे बढ़ते रहे। इस दौरान इन्होंने इसके डिज़ाइन में बहुत सी तब्दीलियां भी की। इन नई तब्दीलियों की वजह से AK-47 इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी कि उसके सामने सभी दूसरे डिज़ाइन फेल हो गए। आखिरकार 2 साल तक चले इस लंबे कंपटीशन में क्लैशनिकोव के डिज़ाइन की जीत हुई और 1948 में सोवियत आर्मी के लिए इसका बड़ी तादाद में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। तो इस तरह वर्ल्ड फेमस AK-47 का इस दुनिया में इन्वेंशन हुआ। लेकिन दुनिया की सबसे ख़तरनाक असॉल्ट राइफल बनने के लिए अभी इसे लंबा सफ़र तय करना था। इस सफ़र की शुरुआत 1947 में हुए कोल्ड वार से हो चुकी थी, क्योंकि कोल्ड वार में सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स और टैंक जैसे बड़े हथियारों की ही ज़रूरत नहीं थी, बल्कि इसमें ज़मीन पर चलने वाले सिपाहियों के लिए छोटी बंदूकों की भी ज़रूरत थी। और क्लैशनिकोव की AK-47 आर्मी की इस ज़रूरत पर बिल्कुल परफेक्ट आ रही थी, क्योंकि सोवियत यूनियन को कम्युनिज्म का स्टैंडर्ड बेरर माना जाता था। इसीलिए 1944 के आखिर और 1950 की शुरुआत में सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म को सपोर्ट करने वाले अपने साथी कंट्रीज़ को AK-47 सप्लाई करना शुरू कर दिया। ऐसा करने से सोवियत यूनियन को 2 बड़े फ़ायदे हुए। पहला ये कि उन्हें कम कीमत में ही जंग के लिए दूसरे मुल्कों की सपोर्ट मिल गई, और दूसरा ये कि जब सोवियत यूनियन ने अपने साथी ममालिक को AK-47 से भर दिया, तो ये ममालिक चाह कर भी सोवियत यूनियन से ताल्लुक़ नहीं तोड़ सकते, क्योंकि AK-47 की बुलेट्स, स्पेयर पार्ट्स और रिप्लेसमेंट राइफल्स उन्हें सोवियत यूनियन के अलावा कोई और नहीं दे सकता। दोस्तों, इस तरह AK-47 सिर्फ रशिया में ही नहीं बल्कि और भी कई ममालिक में इस्तेमाल की जाने लगी। AK-47 का दुनिया भर में इतनी तेज़ी से फैलना सोवियत यूनियन के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई। दोस्तों, AK-47 को सबसे बड़ा बूस्ट तब मिला जब 1955 में वार्सा पैक्ट हुआ। इस मुआहदे में 7 ममालिक सोवियत यूनियन के साथी बनकर उनके साथ जंग में शामिल होने के लिए तैयार हुए, और इस मुआहदे में यह भी फैसला किया गया कि जंग के दौरान ये सभी ममालिक एक रशियन जनरल की कमांड फॉलो करेंगे और साथ ही AK-47 का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों, इतने ज़्यादा ममालिक के लिए अकेले गन्स बनाना सोवियत यूनियन के लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इन सभी ममालिक को भी AK-47 बनाने का लाइसेंस दे दिया गया, और फिर कुछ ही अरसे में AK-47 दुनिया की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली असॉल्ट राइफल बन गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने AK-47 की हिस्ट्री के बारे में जाना, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। हम मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।